हेलो फ्रेंड्स, फोटोशॉप के कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले फोटोशॉप को स्टार्ट करना सीखते हैं कि फोटोशॉप को बेसिकली स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं इसके कुछ मेथड्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप कर्सर को लेके जाएंगे स्टार्ट मेनू पे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ से फोटोशॉप 7.0 का यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटोशॉप ऑन होने लगेगी। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप कीबोर्ड से विंडो और आर को प्रेस करेंगे तो रन की डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है फोटोशॉप PHOTOSHOP फोटोशॉप आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद में आप ओके को प्रेस करेंगे तो फोटोशॉप आपके सामने में आ जाएगा। फोटोशॉप 7 को जब हम ऑन करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ टॉप पे प्रोडक्ट का नाम आ रहा होता है, फिर उसके बाद में मेनूज आ रहे होते हैं और तब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बार नज़र आ रहे होते हैं। ये टूल बार होते हैं। टूल बार की मदद लेते हुए हम लोग अपने लिए कुछ भी ड्रॉ करते हैं या फ़ोटो से रिलेटेड काम करते हैं। देखिए, फ़ोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली यूज होता है फ़ोटो एडिटिंग पर्पज़ में। लाइक आप लोग किसी भी प्रकार के फानाफ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं, आप ब्रोशर्स बनाना चाहते हैं, आप बुक्स बनाना चाहते हैं, लाइक भारत पाकिस्तान जैसे हमारे जो बुक्स हैं, अगर आप वो पूरी बुक कंपोज करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को फ़ोटोशॉप पे कंपोज कर सकते हैं। अगर आप सीडीओ के टाइटल पेजेस बनाना चाहते हैं, बुक्स के टाइटल पेजेस बनाना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, सिनेमा के पोस्टर्स वगैरह बनाना चाहते हैं, एग्जीबिशन के पोस्टर बनाना चाहते हैं, या जब हम किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर जाते हैं जहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए पानाफ्लेक्स डिजाइन करने हैं, तो वो सभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेसिकली फ़ोटोशॉप यूज़ किया जाता है। देखिए, फ़ोटोशॉप के अंदर जो मेन चीज़ है वो इसके पेज के रेजुलेशन होते हैं और पेज के साइजेज होते हैं। जब हम फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का पेज नहीं आ रहा है, क्योंकि हर ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो हम स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमसे सवाल करता है कि आपको किस टाइप का पेज रिक्वायर्ड है। लाइक अगर हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो डेफिनेटली विजिटिंग कार्ड के पेज छोटी होगी। अगर हम ब्रोशर्स वगैरह बना रहे हैं तो A4 साइज़ का होगा वो। अगर हम लोग पानाफ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो पानाफ्लेक्स की जो साइज़ होगी 2x3 फीट होगी। उससे बड़े पानाफ्लेक्स लगे हुए देख रहे हैं तो उसकी साइज़ उसके हिसाब से होगी। तो डेफिनेटली जब भी आप ग्राफिक में काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका पेज होता है और पेजेस आपको खुद से क्रिएट करने होते हैं। तो पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग जाते हैं फाइल में और फाइल के अंदर हम लोग कमांड यूज़ करते हैं न्यू का। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नेम में आप प्रीडिफाइन नेम को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेज को क्रिएट करेंगे तो जो भी आप नाम डाले होंगे उसका नाम यहाँ पे आपको आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनटाइटल 1 करके आ रहा है। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, प्रीसेट साइजेज के अंदर कुछ साइजेस दिए हुए होते हैं। जैसे अगर आपको लेटर साइज पेज चाहिए तो उसकी जो विड्थ एंड हाइट होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप लीगल सिलेक्ट करते हैं तो उसकी साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टैब्लॉयड को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। जबकि ये जो साइजेज होती हैं मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे 2x3 है तो अगर आप विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर 2x3 साइज़ यूज होता है। उसी तरह से जैसे 4x6 है, जैसे आपको इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाना हो तो उसके लिए 4x6 या 5x7 भी ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ज़्यादातर विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाने के लिए, या फिर अगर आप 8x10 को यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ ज़्यादातर आप ऑफिस वगैरह में जब आप मेमोज वगैरह बनाते हैं ऑफिस वगैरह के लिए तो 8x10 का यूज़ करते हैं। ये जो होता है
640 बाय 480, ये ज़्यादातर आप बटन वगैरह डिजाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके रेजुलेशन साइजेज होती हैं ये। और ये जो साइजेज होती हैं ये ज़्यादातर आप जब आप वेब लेआउट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके रेजुलेशन साइज़ के अनुसार से हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेटर साइज़ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इसकी रेजुलेशन होती है। रेजुलेशन साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आमतौर पे जब आप पानाफ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं, अब पानाफ्लेक्स किसको कहेंगे, पानाफ्लेक्स क्या होता है, अभी आप जब अंदर आए हैं तो बाहर में एक पानाफ्लेक्स लगा हुआ देखा होगा आपने, ठीक है। ये जो प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक प्रिंटिंग होती है उसे हम लोग पानाफ्लेक्स कहते हैं। इस पानाफ्लेक्स की अपनी एक साइज होती है। इसको डिजाइन करते टाइम आमतौर पे जो रेजुलेशन है इसका वो रखा जाता है 100। पानाफ्लेक्स की जो रेजुलेशन होती है वो होती है 100 की। अच्छा, अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं, किताबों के टाइटल पेजेस बनाते हैं, तो उसके लिए रेजुलेशन साइज होती है 100। लेकिन आप भारत पाकिस्तान जैसे पूरी बुक को कंपोज कर रहे हैं तो उसके लिए रेजुलेशन साइज होती है 300। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप वेब के लिए बटन्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने गूगल देखी होगी, गूगल का नाम लिखा हुआ होता है google.com। ये जो गूगल के कैप्शंस बनते हैं इनका जिस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और आप सेम चीज़ें डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इसकी रेजुलेशन जो साइज होती है वो रखी जाती है 72। तो 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप पानाफ्लेक्स प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो आम तौर पे नॉर्मल रेजुलेशन साइज रखी जाती है 72 से 100 के बीच में। अगर आप प्रिंट आउट का काम कर रहे हैं, फ्लाई प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, ऑफिस के लिए मेमोज निकाल रहे हैं, इनविटेशन प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, या आप किताबों के टाइटल पेजेस बना रहे हैं तो उसकी रेजुलेशन रखी जाती है 300। अच्छा, अगला जो हमारा ऑप्शन होता है मोड का होता है। मोड मीन्स कलर कौन कौन सा सपोर्ट करेगा आपके फोटोशॉप पे। आप मोड के कमांड को यूज करते हुए आप इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन होता है बिट मैप का होता है। बिट मैप कलर यानी पेंट ब्रश के कलर को सपोर्ट करेगा। बिट मैप कलर यानी पेंट ब्रश के कलर को सपोर्ट करेगा, जबकि ग्राइस्कल जो है वाइट के बीच या ब्लैक या वाइट के बीच के जो कलर होते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा कलर सपोर्ट नहीं करेगा। RGB कलर, RGB कलर और सियान कलर में आम तौर पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय एक चीज़ के। RGB कलर जो होता है इसके अंदर आम तौर पे गोल्डन कलर बनाया जा सकता है, जबकि सियान कलर के अंदर गोल्डन कलर नहीं बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको किसी ज्वेलरी के लिए एक पानाफ्लेक्स डिजाइन करना है, या आपको किसी ऐसी कंपनी के लिए जो कि सोने या गोल्डन चीज़ें डिफाइन कर रही हैं, कोई फैब्रिक कंपनी है जिसने गोल्डन के अंदर अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं, आप उस गोल्डन को प्रिंट करना चाहते हैं पानाफ्लेक्स के ऊपर, तो आपकी जितनी भी कंपोजिंग होगी वो RGB कलर के अंदर होगी, क्योंकि RGB कलर के वजह से ही गोल्डन कलर बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जबकि सियान कलर गोल्डन कलर नहीं बना सकता है। लाइक दुल्हन की ज्वेलरी, दुल्हन ने अगर कोई शरारा पहना हुआ है गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर की कार है, गोल्डन कलर की वॉच है, उसने गोल्डन चैन पहनी हुई है, ये सब कुछ प्रिंट उसी वक्त आ सकता है जब आप मोड में RGB सेलेक्ट किए हुए, RGB कलर को सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपने मोड सियान कलर रख लिया तो जितना भी गोल्डन कलर है सारा ब्लैकनेस की तरफ चला जाएगा और डार्क कलर से प्रिंट आउट आएगा, गोल्डन कलर नहीं आएगा। तो पूरा आपका कंपोजिंग जो है वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला जो होता है लैब कलर। जबकि लैब कलर लेबोरेटरी के कलर को प्रिंट करवाने हो
और उस पर्पज़ में हम बेसिकली लैब कलर का यूज़ करते हैं। अगला हमारा कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स डैट मीन्स कि जब आप पेज को ऑन करेंगे तो आपके पेज के बैकग्राउंड की कलर क्या होगी वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं वाइट करता हूँ तो जब आप नया पेज क्रिएट करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है वाइट या ट्रांसपेरेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल हम लोग हैं वो वाइट को हम लोग यूज़ करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। इसके क्या रीजंस हैं, इसके क्या कारण हैं, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप जब आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ से लेटर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी जो रेजुलेशन है वो 300 रहने देते हैं, 8 GB कलर यहाँ से रहने देते हैं और फाइनली हम लोग यहाँ से ओके करते हैं। अच्छा, ओके करने के बाद में ये आपके सामने में एक पेज बना हुआ आ गया। अच्छा, हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक पैनल बना हुआ है। ये पैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैनल में हमारा जो ऑप्शन आ रहा है लेयर्स का आ रहा है और लेयर्स में यहाँ पे देखिएगा कि बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आ रहा है। देखिए जब कभी भी हम लोग फोटोशॉप पे काम करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम काम करेंगे तो लेयर्स पे काम करेंगे और जब भी हम लोग काम करेंगे तो एक नया लेयर क्रिएट करके काम करेंगे। लाइक अगर आप 2 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप एक ही लेयर पे उसको ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे के बीच में अलग अलग कलर को आप नहीं डाल सकते हैं। अगर अलग अलग कलर को डालना है तो उसके लिए अलग अलग लेयर पे आपको काम करना पड़ेगा। जब आप यहाँ से नया पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड का एक लेयर बना बनाया आ जाता है। बैकग्राउंड लेयर पे हम कभी भी काम नहीं करेंगे, इसको हमेशा ब्लैंक ही छोड़ेंगे, क्योंकि कारण ये होता है कि ये यहाँ पे साइड में देखेंगे तो ये हमेशा लॉक का निशान बना हुआ मिलेगा आपको। तो जब भी आप काम करें तो यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है आपका क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 1 के नाम से यहाँ पे एक लेयर बनी हुई मिलेगी आपको। अगर इस लेयर को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को पकड़ते हुए लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए आप ले आएंगे। यहाँ पे एक डस्टबिन का ऑप्शन है, यहाँ पे ले आके छोड़ देंगे तो जो लेयर आपने बनाई हुई है वो लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक नया लेयर बनाते हैं और कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इस टूल बार की तरफ। अच्छा, यहाँ पे टूल बार पे अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो हर एक टूल के कॉर्नर पे यहाँ पे एक डॉट सा बना हुआ है। इस डॉट का मतलब ये होता है कि इस टूल के अंदर वैरायटीज़ ऑफ टूल मौजूद हैं, जिसकी मदद लेते हुए आप अपने काम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इस टूल के अंदर कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं तो आपके जस्ट इस कॉर्नर पे जहाँ पे वो डॉट का निशान बना हुआ है यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने जितने भी ऑप्शंस थे इस टूल के अंदर वो सारे आपके सामने आ गए। उसी तरह से अगर आप इस कॉर्नर पे भी अगर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो भी टूल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी ग्राफिक हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक कोरोडो वगैरह, उन सब पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है, जितने भी ग्राफिक्स आप यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर, उन सब सॉफ्टवेयर पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, हम लोग दूसरे चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि ये जो पैनल है आपका लेयर का, ये यहाँ से अगर हट जाए और ये यहाँ से टूल बार जो दिख रहा है ये हट जाए तो इसको हम कैसे लाएंगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो में। विंडो में जाने के बाद में एक ऑप्शन आ रहा है लेयर्स का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेयर्स जो है आपके सामने में आ जाएंगे। उसी तरह से अगर टूल बार यहाँ से गायब हो जाता है, यहाँ से टूल बार को मैं अनक्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए टूल बार आपका यहाँ से गायब हो गया। अगर इसी चीज़ को दोबारा से आप अपने विंडो पे लाना चाहते हैं तो आप विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद में टूल्स की कमांड को हम लोग यूज़ करेंगे तो ये देखिए आपके जो टूल बार थे वो आपके सामने में आ गए। अच्छा, अगर ये प्रॉपर्टी बार जो है वो गायब हो जाए आपके स्क्रीन से तो उसको कैसे लाएंगे? तो यहाँ से एक ऑप्शन का एक
ऑप्शंस का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज बार है वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। इसी चीज़ को दोबारा से लाना है तो ये आप ऑप्शन के कमांड को यूज़ करेंगे तो दोबारा से प्रॉपर्टीज बार आपके सामने में आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस भी टूल पे आप क्लिक करते हैं उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बार आपके सामने आता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल एंड मार्क्यू टूल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसी से रिलेटेड हमारा ये प्रॉपर्टीज़ खुल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मूव की कमांड को यूज़ करता हूँ तो ये देखिए उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बार आ रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आपको एक एक टूल्स के बारे में, एक एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में मैं आपको बताता चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।